हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं स्टोइकियोमेट्री 1 और स्टोइकियोमेट्री 1 में मूल कॉन्सेप्ट बेसिकली ही पढ़ रहे हैं। स्टोइकियोमेट्री 1 में मूल कॉन्सेप्ट से बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है जिसको हमने काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं, यानी कि पूरा का पूरा मूल कॉन्सेप्ट स्टोइकियोमेट्री 1 का जो मूल कॉन्सेप्ट का पार्ट है वो पूरा खत्म हो चुका है। और उस पर पिछले वीडियो में मैंने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके थे। मैंने सारा कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में बताया था आपको, सारे कॉन्सेप्ट पर अच्छे से एग्जांपल देकर समझाया था। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आज क्वेश्चंस को करेंगे, यानी कि नॉर्मलिटी, मोलालिटी, ग्राम इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास, इन सब को अच्छे से समझने के लिए इस पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। तो आज उस क्वेश्चन को करेंगे, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो में जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस का लेवल होगा सबसे पहले इजी लेवल का होगा, फिर धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ते जाएगा, टफेस्ट लेवल पर जाएगा। लास्ट में मैं जेईई मेंस का ही बढ़िया क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन नहीं 3-4 क्वेश्चन बढ़िया लेकर आया हूँ, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मूल कॉन्सेप्ट का। और ये इस सिलेबस, इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगा। इसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है स्टोइकियोमेट्री 2। और स्टोइकियोमेट्री 2 में हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन को, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को अच्छे से समझेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे, कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है किसी एलिमेंट का, किसी कंपाउंड का। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन में उसका कैसे यूज़ करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, क्या होता है हाफ रिएक्शन, उन सबको अच्छे से समझेंगे अगले चैप्टर में जिसका नाम है स्टोइकियोमेट्री 2। उसको जनरली स्टोइकियोमेट्री 2 के नाम से हम लोग पढ़ते हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा पहले, और उसके बाद नहीं क्वेश्चंस बने तब वीडियो को प्ले करके देखिएगा, ठीक है। यानी कि वीडियो को पॉज करने के बाद 1-2 बार क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पर वो क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। पहले इजी लेवल के क्वेश्चन होंगे, फिर हार्ड लेवल के क्वेश्चन आते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपने 10 दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये लेक्चर नंबर 12 होगा मूल कॉन्सेप्ट का, और ये लेक्चर लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद स्टोइकियोमेट्री 2 शुरू करने वाले हैं। चलिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत ही हलवा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि पहले बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में जेईई मेंस का क्वेश्चन है उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। नीट वाले बच्चे भी जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और नीट और जेईई मेंस वाले बच्चे भी जेईई मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करिएगा उसको अंत तक। पहले इनको बेसिक लेवल को तो आप देख लीजिए पहले क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलरिटी। सिंपल से मोलरिटी निकालना। मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी का मैंने आपको डिफिनेशन बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होगा वो कहलाता है मोलरिटी। मोलरिटी का क्या फार्मूला था? मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन इन लीटर में होगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? गिवन मास बाय मोलर मास। इसका मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? गिवन मास है 4 ग्राम, देखिए ध्यान से, गिवन मास जो है वो 4 ग्राम है गिवन मास, और इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा देखिए, जरा यहाँ कैलकुलेट करिए इसको। NaOH क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा इसका हो जाएगा +16, इसका हो जाएगा 1, यानी कितना हो गया? यानी कि 40। इसका मोलर वेट हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा 40। ये हो गया क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये हो गया, ये क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये जो भी आएगा
वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा। ये देखिए 0.1 मोल, 0.1 मोल सॉल्यूट का है जो डिजॉल्व होगा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो उसको कहेंगे मोलरिटी। यहाँ पर देखिए 100 ml सॉल्यूशन दिया है तो इसका 100 से डिवाइड देंगे। ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ ही गया। देखिए तो गिवन मास बाय एटॉम मोलर मास हो गया ना, गिवन मास बाय मोलर मास, इसका मोलर मास 40 आ गया। गिवन मास बाय मोलर मास नंबर ऑफ मोल आ गया। ये नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 0.1, 0.1 नंबर ऑफ मोल आ गया। इसको 100 ml सॉल्यूशन है, 100 ml सॉल्यूशन में 0.1 मोल है सॉल्यूट का, तो इसको 100 से क्या करेंगे डिवाइड देंगे। 100 ml है तो उसको चेंज करेंगे लीटर में, लीटर में चेंज करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 20 से ये 20 यहाँ से गया, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 मोल, 1 मोलर। तो ये 1 मोलर आ गया, यानी कि जो इसका मोलरिटी होगा वो 1 मोलर होगा। ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो एक तरीका और है कि सिंपल गिवन मास बाय एटॉमिक मास करेंगे, फिर ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 100। क्यों किया ऐसा? ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml था, ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा तो लीटर में चेंज हो जाएगा। यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, ये गया तो 1 मोलर, यहाँ भी आ गया 1 मोलर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ मोलरिटी निकालना था इसका, तो मोलरिटी आप निकाल चुके हैं। तो ऐसे सॉल्व कीजिए, इसको नोट कीजिए। ओके, इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व कीजिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट ही सिखा रहा हूँ क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 50 ml ऑफ 1/20 नॉर्मल H2SO4। यानी कि 1/20 नॉर्मल H2SO4 में कितना मिली इक्विवेलेंट होगा। अब ये मिली इक्विवेलेंट क्या होता है, तो मिली इक्विवेलेंट देखिए क्या होता है, मैं समझा रहा हूँ। मिली इक्विवेलेंट बराबर होता है, मिली इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला था देखिए, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये होता है। यानी कि नॉर्मलिटी में जब ml में जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मलिटी से तो मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा, मिली इक्विवेलेंट। तो मिली इक्विवेलेंट निकाल लीजिए यहाँ से। नॉर्मलिटी कितना दिया हुआ है n/20 इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 50 ml, तो 50 ml से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा देखिए जरा, जैसे ये गया, ये 2.5 मिली इक्विवेलेंट को शॉर्टकट में MEQ लिखते हैं। MEQ मतलब मिली इक्विवेलेंट। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका देखिए, ऑप्शन सी। नोट कीजिए इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये जनरली एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा मिली इक्विवेलेंट का। हो गया, ओके। अब मैं अगला क्वेश्चन जो देने वाला हूँ उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो नॉर्मलिटी पर था। जैसे मोलरिटी में जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो उसका मोलरिटी क्या होगा वो निकालते हैं, तो उसी तरह से नॉर्मलिटी में भी जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो एक अलग सॉल्यूशन बनेगा, तो उस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे वो समझते हैं पहले। उस टाइप के कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जब दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करेंगे तो उसका नॉर्मलिटी क्या होगा जो देखे जरा कैसे निकालते हैं। पहले क्या करेंगे, एक बीकर ले लिए जिसमें हम मान लेते हैं कि इसका नॉर्मलिटी है N1, वॉल्यूम इसका है V1। इसमें एक और सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन मान लीजिए H2SO4 सॉल्यूशन है।
इसका मान लेते हैं वॉल्यूम है V2, नॉर्मलिटी है N2 मान ले, इसमें H2SO4 सॉल्यूशन ही डाल देते हैं। ठीक है, हम इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो एक जो नया सॉल्यूशन बनेगा उस नए सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी क्या होगा। नॉर्मलिटी ऑफ वॉल्यूम को मान लेते हैं, इसका वॉल्यूम V3 मान लेते हैं, इसका नॉर्मलिटी N3 मान लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल जैसे मोलरिटी था उसी तरह से होगा आफ्टर मिक्सिंग। मिक्स करने के बाद क्या होगा देखिए जरा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसमें कितना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या आता है देखिए जरा, N1V1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर N1V1 कैसे आएगा देखिए, क्योंकि N1 बराबर आ जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम V1 हो जाएगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा ना N1V1, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा N1V1 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर N1V1। ठीक है, इतना समझ आ गया। इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी हो जाएगा वही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट N2V2 इन सॉल्यूशन 1 इन सॉल्यूशन 2। ये दो सॉल्यूशन तैयार हुआ। इन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो दोनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपस में ऐड अप हो जाएगा। दोनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी कि N1V1 प्लस N2V2 हो जाएगा, N1V1 प्लस N2V2 हो जाएगा। और इसका नॉर्मलिटी भी चेंज करेगा, इसका वॉल्यूम भी चेंज करेगा। तो जो नया नॉर्मलिटी और वॉल्यूम जो होगा इसका देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर N3V3 हो जाएगा, N3V3 हो जाएगा। अब ये दोनों नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो आपस में मिक्स होकर आया था, तो जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिक्स होने के बाद जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसमें प्लस इसमें होगा उतना ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो इसमें भी उतना ही तो होगा, सेम होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो इन दोनों का ऐड होकर इसमें आया होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को ऐड कर देंगे और इसके बराबर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू N3V3। सिंपल जैसे मोलरिटी वाला था बिल्कुल उसी तरह से है, ये देखिए। तो N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू N3V3 आसानी से निकल गया। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो अगला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद, तो वो इसी पर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रहेगा। इसको नोट कीजिए। और यहाँ जरा देखिए, ये N3 क्या होगा, इन दोनों वॉल्यूम मिक्स होकर आया होगा, तो दोनों वॉल्यूम भी हो जाएगा V1 प्लस V2। नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, हो गया। ओके, चलिए, नॉर्मलिटी का ये जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया उसका एक अच्छा क्वेश्चन है, उस पर बेस्ड है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस लेवल के क्वेश्चन नीट में आते हैं, तो इसको सॉल्व कीजिए। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन पढ़िए। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 2 normal and 6 normal H2SO4 should be mixed so that the resultant solution of 1 liter has normality 3 normal। यानी कि बोल रहा है कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
2 नॉर्मल एंड 6 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन में मिक्स किया जाए, यानी कि 2 नॉर्मल H2SO4 का कितना वॉल्यूम, 2 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम 6 लीटर H2SO4 के वॉल्यूम में मिक्स किया जाए, ताकि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वो 1 लीटर और 3 नॉर्मलिटी हो जाए, उसका नॉर्मलिटी 3 हो जाए और उसका वॉल्यूम 1 लीटर हो जाए, वो पूछ रहा है। तो पहले मान लेते हैं लेट 2 नॉर्मल H2SO4 मान लेते हैं लेट द वॉल्यूम ऑफ 2 नॉर्मल H2SO4 BX x लीटर। मान लिया कि 2 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है x लीटर है, x लीटर मान लिया मैंने। अब तब क्या होगा, देन द वॉल्यूम ऑफ 6 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम 1 लीटर है, तो इसका कितना हो जाएगा 1 माइनस x लीटर, ये आ गया। पहले तो मान लिया कि 2 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन का वॉल्यूम x लीटर था, फिर तब 6 नॉर्मल H2SO4 टोटल वॉल्यूम 1 लीटर होना है, तो 6 नॉर्मल H2SO4 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 माइनस x, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, वॉल्यूम 1 इसको मान लेते हैं V1, इसको V2, इसको मान लिया V1 और इसको मान लिया V2 वॉल्यूम। ठीक है, और टोटल वॉल्यूम 1 लीटर है, इसको V3 मान सकते हैं, 1 लीटर इसको टोटल V3 में ही मान सकते हैं। टोटल वॉल्यूम V3 बराबर 1 लीटर कर सकते हैं इसको, और N3 बराबर टोटल नॉर्मलिटी N3 बराबर 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमें बोल रहा है x का वैल्यू क्या होगा, यानी कि 2 नॉर्मल H2SO4 का वॉल्यूम कितना होगा जो डालेंगे 6 नॉर्मल H2SO4 में, तब 1 लीटर सोल्यूशन हो जाएगा, 3 नॉर्मलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो डालिए, यहाँ से देखिए फॉर्मूला लगाइए, N3V3 बराबर N1V1 प्लस N2V2, इस इक्वेशन को लगाना है, इस इक्वेशन को लगा देंगे। इस इक्वेशन को जब लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 1 3 ही हो जाएगा, इसको 3 × 1 कर सकते हैं, इक्वल टू N1 क्या है 2 है, 2 नॉर्मल, N1 है 2 नॉर्मल इंटू V1 क्या है, V1 है x लीटर कर दिए, प्लस N2 क्या है 6 नॉर्मल है, N2 6 नॉर्मल है, N2 6 नॉर्मल, दूसरा सॉल्यूशन क्या है 6 नॉर्मल है, दूसरा सॉल्यूशन को N2 मान लेते हैं, तो N2 6 नॉर्मल हो गया, इंटू वॉल्यूम क्या है V2 क्या है, V2 है 1 माइनस x, V2 क्या हो गया 1 माइनस x हो गया, और इक्वल टू ये 3 हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे इजीली, इसको नोट कीजिए, यहाँ से जरा x का वैल्यू निकालिए तो कितना हो जाता है 3 = 2x प्लस 6 माइनस 6x, कितना हो जाएगा -4x, 6 माइनस 4x इक्वल टू 3, तो -4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4x इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 6 यानी -3 हो जाएगा, -3 माइनस से माइनस गया, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा
पॉइंट में चेंज करना है, तो पॉइंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 0.75 आएगा, क्या आएगा 0.75। ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर मैं अच्छा से समझा दे रहा हूँ, देखिए 2x प्लस 6 माइनस 6x इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 6 माइनस 4x इक्वल टू 3 हो गया। अब माइनस 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 6 यानी माइनस 4x इक्वल टू -3, माइनस से माइनस गया, x इक्वल टू 3/4। इसको पॉइंट में चेंज कीजिए तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.75। ये तो इसको ऐसे सॉल्व करके निकाल लेते हैं। ये अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए, नॉर्मलिटी पर बेस्ड। देखिए जरा इस क्वेश्चन को ही सॉल्व कीजिए, ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है ये क्वेश्चन, नीट में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखिए, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.20 मोलर H2SO4 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ H2S बाय द रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन में बोल रहा है कि H2SO4 का 0.20 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है, तो उसका कितना वॉल्यूम जो है इतना ग्राम H2S प्रोड्यूस करेगा, यानी कि इसका कितना वॉल्यूम होगा तब 34 ग्राम H2S प्रोड्यूस होगा। 34 ग्राम H2S प्रोड्यूस करने के लिए ये 0.20 मोलर H2SO4 का कितना वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम निकालना बोल रहा है। इसका वॉल्यूम क्या होगा वो पूछ जरा निकालिए। इस इक्वेशन दिया है उसके हेल्प से। देखिए इक्वेशन में क्या दिया है, हमें इससे इसको बनाना है, तो केवल इस इक्वेशन में हम इन दोनों को देखेंगे। 5 मोल H2SO4 बना रहा है 1 मोल H2S को। 5 मोल H2SO4 देखिए यहाँ पर 5 मोल H2SO4 है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 है, यानी कि 5 मोल H2SO4 है जो बना रहा है 1 मोल H2S को, 1 मोल H2S बना रहा है। ठीक है, लिखिए यहाँ पर 5 मोल्स ऑफ H2SO4 इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2S। 5 मोल H2SO4 बराबर है 1 मोल H2S का। ठीक है, तो H2S का इतना ग्राम दिया हुआ है, तो इसको मोल में चेंज कर दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S बराबर गिवन वेट कितना है 34, इसका एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा देखिए 32 प्लस 2 यानी कि 34, ये भी आ जाएगा, यानी कि 1 मोल आ गया, 1 मोल आ गया। ठीक है, तो 1 मोल 5 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। इतना वेट, ये जो वेट दिया है 34 ग्राम, ये कितना मोल हो गया H2S, 1 मोल H2S हो गया। 1 मोल H2S जब हो गया तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा कि 1 मोल हमें प्रोड्यूस करना है H2S, तो 5 मोल H2SO4 लगेगा। H2SO4 कितना लगेगा 5 मोल H2SO4 लगेगा, 5 मोल्स ऑफ H2SO4 लगेगा, 5 मोल्स ऑफ H2SO4 लगेगा। ठीक है, तो 1 मोल H2S बनाना है तो 5 मोल H2SO4 लगेगा। अब इस 5 मोल H2SO4 का वॉल्यूम क्या होगा, वो वॉल्यूम हमें निकालना होगा। तो नॉर्मली मोलरिटी दिया हुआ है तो मोलरिटी से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी बराबर क्या होता है जरा देखिए, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यानी कि नंबर ऑफ
नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वी, डी से लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकालिए जरा सा। नंबर ऑफ मोल बराबर नंबर ऑफ मोल पर क्या होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम का यहाँ से क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम बराबर नंबर ऑफ मोल बाई मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल बाई मोलरिटी आ जाएगा। वॉल्यूम यहाँ से निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। जैसे मोलरिटी बाबा होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाबा निकाल लेंगे यहाँ से, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मोलरिटी। तो यहाँ से वॉल्यूम आसानी से निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 5 मोल। यही तो पूछ रहा था कि इतना ग्राम यानी कि 1 मोल H2S बनाने के लिए कितना H2SO4 चाहिए। तो इक्वेशन से पता चल रहा है कि 1 मोल H2S बनाने के लिए 5 मोल H2SO4 का ज़रूरत है। यानी कि 5 मोल H2SO4 बराबर है 1 मोल H2S का। 1 मोल H2S बनाना हमें तो 5 मोल H2SO4 लगेगा। 5 मोल H2SO4 का वॉल्यूम निकालना है तो मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मोलरिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में जब मोलरिटी से डिवाइड देंगे, मोलरिटी कितना आ गया 0.2420। तो मोलरिटी जब डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम कितना आ जाएगा देखिए जरा सा, यहाँ से नीचे ऊपर जाएगा 00, यानी कि ये पॉइंट हटेगा तो ये 00 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, यानी कि 25 लीटर 25 लीटर वॉल्यूम H2SO4 होगा। तब 1 मोल यानी कि 34 ग्राम 34 ग्राम H2S बना देगा रिएक्शन। इस रिएक्शन के माध्यम से, इस रिएक्शन में जो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग जब 25 लीटर H2SO4 लेंगे, इतना मोलर वाले 25 लीटर H2SO4 लेंगे तब 34 ग्राम H2S बनेगा रिएक्शन होने के बाद। ये आपका क्वेश्चन था। आपका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था लेवल का, नोट कीजिए। ओके, अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। नॉर्मलिटी और मोलालिटी के बीच का जो, मोलारिटी और नॉर्मलिटी के बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन को समझेंगे बढ़िया से। पहले द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। नॉर्मलिटी और मोलारिटी के बीच का डिफरेंस क्या है देखिए। नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, नॉर्मलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम सॉल्यूशन। अब इस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या निकाले थे, n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही तो निकाले थे। n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से लिख सकते हैं नॉर्मलिटी n बराबर, आप शॉर्टकट में लिखेंगे डायरेक्ट, शॉर्टकट में n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स
नंबर ऑफ मोल्स n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन v हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम आया कि नहीं इसमें, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, तो इसको जरा अलग करके लिखिए तो n फैक्टर इंटू n फैक्टर इंटू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा कि नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मोलारिटी ही तो होता है, क्या होता है, मोलारिटी। तो n फैक्टर इंटू मोलारिटी, ये हो गया नॉर्मलिटी का रिलेशन। इसको अच्छे से नोट करके याद कर लीजिए। कैसे आया देखिए जरा सा, नॉर्मलिटी का क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या लाया थे पिछले लेक्चर में मैंने दिखाया था आपको लाकर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को जब इस पूरे को जब डिवाइड देंगे वॉल्यूम से तो n फैक्टर यहाँ लिख सकते हैं ना, n फैक्टर इंटू, ये इंटू है, n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, नॉर्मलिटी बराबर। अब n फैक्टर तो ऐसा ही लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिख सकते हैं, मोलारिटी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मोलारिटी ही तो है। तो नॉर्मलिटी बराबर क्या हो जाएगा, n फैक्टर इंटू मोलारिटी, n फैक्टर इंटू मोलारिटी। अब ये नॉर्मलिटी बराबर यहाँ पर चेंज करते जाएगा, n फैक्टर हो जाएगा, अगर एसिड है तो बेसिसिटी हो जाएगा, n फैक्टर के जगह पर बेसिसिटी हो जाएगा, अगर बेस है तो n फैक्टर के जगह पर एसिडिटी हो जाएगा। एसिड बेस के लिए n फैक्टर क्या हो जाएगा, एसिड के लिए n फैक्टर बेसिसिटी होगा, अब बेस के लिए n फैक्टर एसिडिटी होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, नोट कीजिए, हो गया, ओके। अगर हो देखिए फॉर एसिड, एसिड के लिए क्या होगा, नॉर्मलिटी बराबर, नॉर्मलिटी बराबर क्या होगा, बेसिसिटी इंटू मोलारिटी, बेसिसिटी इंटू मोलारिटी, ये हो गया 1। फॉर बेस, ये 2 हो गया। बेस के लिए नॉर्मलिटी पावर क्या होगा, एसिडिटी, बस n फैक्टर के जगह पर चेंज करता जाएगा, एसिडिटी बेसिसिटी, एसिडिटी इंटू मोलारिटी, एसिडिटी इंटू मोलारिटी, ये इसको भी जरा नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हो गया। इसको नोट कीजिए। उसके बाद एक IIT 1999 का क्वेश्चन करेंगे, हो गया, ओके। इससे पहले मैं जब IIT 1999 का क्वेश्चन करेंगे, IIT 1999 का क्वेश्चन एक है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, उसको हम करने वाले हैं यहाँ पर अभी हम लोग। तो उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे एक एसिड दे दिया है H2PO4, एक है H3PO4, ये होता है H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4, है ना, ये है। देखिए अब इन सब का आपको n फैक्टर निकालना है। इसको A मान लीजिए, ये B, ये C, आपको n फैक्टर निकालना है। फाइंड n फैक्टर,
एन फैक्टर निकालना है ऑफ एसिड। फॉलोइंग एसिड, ये क्या है दिया गया नीचे एसिड है, इन सब का आपको एन फैक्टर निकालना है। अब देखिए सब में H3 है, तीनों में H3 है, तो बताइए इसमें नंबर ऑफ H प्लस आयन किस में ज़्यादा निकलेगा किस में कम निकलेगा। इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो वो IIT का क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा बनाना आपको। इसको बनाइए जैसा। अब बताइए कि किस में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ H प्लस आयन निकलेगा और कितना नंबर ऑफ H प्लस आयन निकलेगा वो भी बताना है आपको। इसमें निकलेगा ज़्यादा या इसमें निकलेगा या इसमें निकलेगा, इन सब में कितना कितना निकलेगा वो बताना है, यानी कि नंबर एन फैक्टर को बताना है आपको। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ H प्लस आयन निकलेगा वही उसका बेसिसिटी होगा, और वही बेसिसिटी को ही एन फैक्टर कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर एन फैक्टर के जहाँ पर बेसिसिटी रखते हैं एसिड के केस में और एसिडिटी रखते हैं बेस के केस में। यहाँ पर एसिड है, देखिए कैसे निकालेंगे एन फैक्टर। इसका स्ट्रक्चर में घुसना पड़ेगा। IIT का क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन नहीं होगा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा। तो इसमें इसके स्ट्रक्चर में घुसना होगा। स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनाया जाता है। पहले सेंट्रल आइटम जो भी है वो लिख लीजिए। सेंट्रल आइटम यहाँ पर P है, सेंट्रल आइटम P ले लेते हैं। उसके बाद डबल बॉन्ड O जोड़ लेते हैं एक, तो एक ऐसे जोड़ते हैं, ये यहाँ पर 2 ही ऑक्सीजन है तो 2 ही जुटेगा, यहाँ पर 2 ही ऑक्सीजन जुटेगा। ये देखिए ये 2 ऑक्सीजन जुटा। इससे मैं करके बता रहा हूँ, पहले इसको देखिए ध्यान से, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। 3 ऑक्सीजन है तो तीनों को पहले ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है ना, 4 ऑक्सीजन को ऐड कर दें इस तरह से, ये हो गया। अब हाइड्रोजन एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेकेंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सेकेंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये है, तो ये क्या करेगा यहाँ से हाइड्रोजन को आसानी से निकालने के लिए दे देगा, H प्लस आयन को आसानी से ये निकालने के लिए दे देगा, क्योंकि ये सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो ये आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो यहाँ पर 3H प्लस आयन रिमूव होगा इस केस में। लेकिन इस केस में जरा देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाइए, ये हो गया, एक हाइड्रोजन इस पर लगेगा, एक हाइड्रोजन इस पर लगेगा, एक हाइड्रोजन इसमें जुटेगा P में। अब जरा देखिए ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज़्यादा है तो यार आसानी से रिलीज कर देगा, H प्लस आयन रिलीज कर देगा। लेकिन P आसानी से H प्लस आयन को नहीं छोड़ेगा। P जो है वो आसानी से इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फास्फोरस ऑक्सीजन के मुकाबले बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये क्या होगा, ये उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसमें उतना ज़्यादा नहीं है P में, फास्फोरस में। तो ये क्या करेगा हाइड्रोजन को आसानी से नहीं छोड़ेगा, तो ये हाइड्रोजन को पकड़े रखेगा। तो इसमें केवल 2H प्लस आयन निकलेगा, केवल 2H प्लस आयन निकलेगा। इसमें जरा देखिए ये हो गया, 2 ऑक्सीजन जुड़ना था, 2 ऑक्सीजन जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इसमें जुटेगा, अब बाकी का हाइड्रोजन इसमें जुटेगा P में। अब देखिए ये तो निकल जाएगा आसानी से, लेकिन ये दोनों नहीं निकलेगा क्योंकि ये डायरेक्टली P से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है। तो जो डायरेक्टली फॉस्फोरस से जुड़ा है, फॉस्फोरस उसको आसानी से छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो पकड़ कर रखेगा, अपने इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच कर रखने की कोशिश करेगा। ये देखिए हाइड्रोजन को पकड़ के रखेगा, ज़्यादा अच्छा से हाइड्रोजन को पकड़ के रखेगा, तो ये आसानी से छोड़ेगा नहीं। इसमें केवल एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, तो इसमें केवल H प्लस रिलीज होगा। देखिए तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर इसका हो जाएगा 1, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2 एंड इसका एन फैक्टर हो जाएगा 3। ऐसे होता है, इसको सॉल्व नोट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाइए IIT, नोट कीजिए। हो गया, ओके।
देखिए अब इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व कीजिए। ये IIT 1999 का क्वेश्चन है, IIT का क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स है। देखिए नॉर्मलिटी का क्वेश्चन है, नॉर्मलिटी भी है, मोलारिटी भी है, प्लस इसके स्ट्रक्चर के अंदर भी घुस के सॉल्व करना। इसका एन फैक्टर निकालना एक चैलेंज है, निकालिए जरा। आपके लिए तो चैलेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि कैसे इन सब का एन फैक्टर निकालते हैं। इसके स्ट्रक्चर बनाइए, पहले स्ट्रक्चर बनाइए। एक वो यहाँ जुड़ जाएगा, 3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया, 3 जुड़ गया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 3 है तो हाइड्रोजन एक इसमें जुटेगा, एक हाइड्रोजन इसमें जुटेगा, एक हाइड्रोजन डायरेक्ट पी से जुटेगा। ठीक है। अब चूंकि ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, ऑक्सीजन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो यह क्या कर देगा, यहाँ से H+ निकल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन से जब एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये प्रोटॉन सिर्फ बचेगा, तो ये प्रोटॉन बाहर निकल रिलीज हो जाएगा। यहाँ से भी क्या करेगा, H+ को खींच लेगा, मतलब इसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ऑक्सीजन, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है ऑक्सीजन, तो वो खींच लेगा। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 3.5 समथिंग होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन का, जो कि सेकेंड सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है ऑक्सीजन में इन होल पीरियोडिक टेबल। पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में ये सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है ऑक्सीजन। और फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कौन है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है इन पीरियोडिक टेबल, एंड दिस ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम इन होल पीरियोडिक टेबल। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ हाइड्रोजन से, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन H+ बाहर हो जाएगा इससे। लेकिन फॉस्फोरस उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम नहीं है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये खींच नहीं पाएगा, तो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये फॉस्फोरस खींच नहीं पाएगा, तो ये हाइड्रोजन कभी भी रिलीज नहीं होगा, ये दोनों हाइड्रोजन ही रिलीज होगा। तो इसमें कितना हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, 2H+ आयन रिलीज हो रहा है। मतलब इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर 2 हो जाएगा। इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा जब, तो आप क्वेश्चन आसान हो जाना चाहिए। मैंने नॉर्मलिटी पढ़ा दिया आपको, मोलारिटीज पढ़ा दिया आपको, नॉर्मलिटी मोलारिटी के बीच में रिलेशन भी बता दिया है आपको, स्ट्रक्चर आपको बना दिया, तब ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए हलवा होना चाहिए, एकदम 1 सेकेंड में बन जाना चाहिए क्वेश्चन। नॉर्मलिटी और क्या होता है, एन फैक्टर इंटू मोलारिटी। एन फैक्टर क्या आ गया 2, इंटू मोलारिटी क्या आ गया, मोलारिटी दिया 0.3, तो नॉर्मलिटी वाला क्या हो जाएगा 0.6 नॉर्मल, 0.6 नॉर्मल इसमें सब लिख दीजिए। कौन सा ऑप्शन आपका होगा, ऑप्शन डी, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नोट कीजिए इसको, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, इसको मैं बता देता हूँ आपको अच्छे से। नॉर्मलिटी बराबर एन फैक्टर इंटू मोलारिटी, नॉर्मलिटी बराबर एन फैक्टर कितना आ गया 2, क्योंकि इसमें 2H+ आयन रिलीज हो रहा है, तो एन फैक्टर ऑफ H3PO4 का कितना हो जाएगा इज 2। इससे यहाँ से पता चल रहा है, देखिए इस स्ट्रक्चर से, कि ये दोनों हाइड्रोजन रिलीज होगा, ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन वापस ये खींच नहीं पाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा तो ये जुटा रह जाएगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन ही खींच ले रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है, तो ये क्या होगा, टूट जाएगा हाइड्रोजन, ये टूट कर बाहर H+ आयन के रूप में निकल जाएगा। तो 2H+ आयन निकलेगा, मतलब इसका बेसिसिटी 2 हो जाएगा, इस एसिड का बेसिसिटी 2 हो जाएगा, बेसिसिटी 2 यानी एन फैक्टर 2 हो जाएगा। यहाँ पर एसिड का केस है तो यहाँ पर एन फैक्टर के जहाँ पर बेसिसिटी रख सकते हैं, बेसिसिटी इंटू मोलारिटी। बेसिसिटी कितना आ गया 2, इंटू मोलारिटी कितना दिया हुआ है 0.3, तो 0.3
3 कर देंगे तो नॉर्मलिटी बराबर क्या आ गया 0.6 नॉर्मल, 0.6 नॉर्मल। देखिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, नोट कीजिए इसको। IIT 1999 का क्वेश्चन था, नोट कीजिए। ओके, देखिए जरा आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और ये JEE मेन 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बस एक शॉर्टकट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको आप देकर बना सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये JEE मेन से पूछा जा चुका है तो नीट में पूछा जा सकता है, ये 100% गारंटी है। और JEE मेंस में दोबारा भी हो सकता है रिपीट, तो इसलिए इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। द अमाउंट ऑफ शुगर C12H22O11 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर लिखा है, 2 लीटर ऑफ इट्स 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। इसका 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का 2 लीटर प्रिपेयर करने के लिए कितना शुगर रिक्वायर्ड है, कितना ग्राम शुगर चाहिए, ऑप्शन में दिया गया। देखिए सब तो कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो होता है। तो देखिए यहाँ से मोलरिटी नंबर ऑफ मोल बराबर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल बराबर क्या आ जाएगा M इंटू V, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल बराबर निकाल लीजिए यहाँ से, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या हो जाएगा, मोलरिटी कितना दिया है 0.1 मोलर। देखिए 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन दिया है, 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, 2 लीटर तैयार करना है तो 2 लीटर वॉल्यूम हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 0.2 नंबर ऑफ मोल, 0.2 नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। तब 0.2 मोल शुगर का वेट कितना होगा वो निकाल देंगे तो आसानी से हमें निकल जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट देखिए कितना होता है C12H22O11। इसका जब मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 12, 12 एक कार्बन का वेट है, 12 कार्बन है तो 12 इंटू 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन कितना है 22, प्लस ये कितना है 16 इंटू 11, ये कीजिएगा तो लगभग 144 आ जाएगा, ये 22 और ये प्लस 176, ये लगभग कितना आ जाएगा ये 332, ये लगभग 332 आ गया। 332 मोलर वेट आ गया, मतलब 1 मोल शुगर का वेट आ गया 332 ग्राम। 1 मोल शुगर का वेट हुआ 332 ग्राम, है कितना 0.2 मोल है। 0.2 इंटू कर देंगे यहाँ से कर देंगे क्या वेट ऑफ शुगर, वेट ऑफ शुगर क्या हो जाएगा देखिए बराबर 0.2 इंटू 332 इक्वल टू क्या आ जाएगा देखिए 4 ये 4 आएगा ना, 4 होगा 4 8 तो ये आ जाएगा 68.4 ग्राम। ये देखिए नोट कीजिए, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकाल देंगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल निकल गया यहाँ से कितना 0.2 मोल, 0.2 मोल। इसका मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे तो मोलिकुलर वेट आ गया 342 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल का वेट 342 ग्राम होगा। तब शुगर का वेट कितना होगा 0.2 मोल शुगर का वेट 0.2 इंटू 342 ग्राम, तो कितना आ जाएगा देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 3 2 जा 6, यानी 68.4 ग्राम, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है।
नोट कीजिए, ये जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। नोट कीजिए, हो गया। तो बस अब ये लेक्चर ख़त्म किया जाता है और ये चैप्टर भी ख़त्म किया जाता है। स्टोइकोमेट्री 1, स्टोइकोमेट्री 2 अगले चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें स्टोइकोमेट्री 2 पढ़ेंगे। और स्टोइकोमेट्री 2 में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। उसमें बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कितने तरह के होते हैं, सब बहुत सारे रिएक्शन होते हैं पढ़ेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, उन सारे को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।